देख रहे हैं द रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए सेमेस्टर 5 ह्यूमन ज्योग्राफी मेजर 9 का 1 मार्क्स लाइक सब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पीवाईक्यू से लिए गए हैं और पीवाईक्यू पर बेस्ड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो ये मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है वो कौन सी थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला पुस्तक बोला जाता है, जिसके लेखक थे फ्रेडरिक रेडजेल। और फ्रेडरिक रेडजेल को क्या बोला जाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर, यानी कि मानव भूगोल का जनक बोला जाता है। किसको? फ्रेडरिक रेडजेल को। क्वेश्चन नंबर 2 है, बात कही विवाह पद्धति। बात कही विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? तो वो है थारू जनजाति। थारू कहाँ की जनजाति है? तो ये हिमालय के जो शिवालिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र में, तो ये थारू जनजाति उधर ही की है। अब क्वेश्चन नंबर 3, नागा लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो नागा लोगों का मुख्य भोजन है चावल। और नागा जो है वो कहाँ की जनजाति है? नागालैंड मणिपुर की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में किस देश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश? तो भारत। भारत जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं? तो विश्व में टोटल 12 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश हैं। किसके अनुसार? ये है स्पेंसर एवं थॉमस के अनुसार। तो हर ज्योग्राफर के अनुसार अपना अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेश उन्होंने दिया है। जैसे कि स्पेंसर एवं थॉमस ने 12 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश कहा है, लेकिन कुछ ने 6 बोला है और कुछ ने 11, तो और कुछ का तो 7 है, लेकिन स्पेंसर एवं थॉमस के अनुसार 12 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा एवं एक जीव की कल्पना किसने की? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा एवं एक जीव की कल्पना करने वाले विद्वान का नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट ने ही ये कल्पना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, संभववाद पॉसिबिलिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया? तो शब्द का प्रयोग, जो संभववाद शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए तो वो लुशियन फेब्रे ने किया है। या अगर संभववाद का प्रतिपादन यानी जो संभववाद विचारधारा है उसका प्रतिपादन पूछा जाए तो वो विडाल डी ला ब्लास ने किया है। और शब्द का प्रयोग, अगर शब्द का प्रयोग सिर्फ पूछा जा रहा है तो उसमें लुशियन फेब्रे होगा। फ्रांसीसी विद्वान लुशियन फेब्रे ने किया था संभववाद शब्द का प्रयोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे प्रथम प्रागैतिहासिक मानव कौन था? तो होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बीएस गुहा के अनुसार भारत में सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई? तो भारत में सबसे पहले आने वाली प्रजाति निग्रिटो है। निग्रिटो प्रजाति किसके अनुसार? बीएस गुहा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10, क्राल। क्राल का उपयोग कौन सी जनजाति करती है? तो क्राल का उपयोग करने वाली जनजाति का नाम है मसाई। तो मसाई जनजाति लोग क्या करते हैं? क्राल। क्राल मतलब क्या होता है? तो इसमें कंटीली झाड़ियों से इन लोग क्या करता है? बाड़ा बनाता है, यानी बाउंड्री बनाता है बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र में। और इस बाड़े के केंद्र में देखो कंटीली झाड़ियों का एक बाड़ा बनता है। इस बाड़े के केंद्र में जो मसाई लोग हैं वो अपने पशुओं को रखते हैं। इस बाड़े के केंद्र में पशुओं को रखा जाता है और बाड़े के साइड में जो मसाई लोग हैं वो उनका झोपड़ी होता है जहाँ पे वो रहते हैं। तो अपना तंबू लगा के रहते हैं साइड में और बीच में अपने मवेशियों को रखते हैं। और ये जो क्राल होता है, ये क्राल लगभग कितने मसाई परिवारों से मिलकर बना रहता है? तो ये 5 से 7 मसाई परिवार मिलकर एक क्राल में रहते हैं, तो इसे ही क्राल बोला जाता है। तो कौन जनजाति का लोग क्राल में रहता है? तो मसाई जनजाति का लोग। कहीं कहीं जुलू जनजाति भी दिया जाता है, यानी मसाई और जुलू दोनों जनजातियां जो हैं वो क्राल का उपयोग करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बोरा बोंगा की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो बोरा बोंगा की पूजा जो है वो बिरहोर जनजाति करती है। बोरा बोंगा उनका क्या है? प्रमुख देवता है। किस जनजाति का? बिरहोर जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो एशिया महाद्वीप में। मतलब कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी पूरे वर्ल्ड का लगभग 60% जो जनसंख्या है 60% वो सिर्फ एशिया महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 13,
नदियों के डेल्टा में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो अगर प्रकार में पूछा जाए तो बिखरे हुए विरल अधिवास, जो जिसे विखंडित अधिवास भी बोला जाता है, उस वो जो है नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। अगर पैटर्न पूछा जाए कि कौन सा पैटर्न या प्रतिरूप पाया जाता है, तो पंखा प्रतिरूप नदियों के डेल्टाई भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रजातियों की उत्पत्ति यानी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है यानी प्रजातियों की उत्पत्ति, वो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर देखें तो विश्व का जो सबसे बड़ा शहर है वो है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो जो है विश्व का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16, एस्किमो किस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं? तो ध्रुवीय पर्यावरण में रहते हैं। कैसे? ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले प्रजाति हैं ये जनजाति हैं एस्किमो, टुंड्रा क्षेत्र में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कालाहारी क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? कालाहारी जो कि कहाँ का मरुस्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका में मिलता है ये कालाहारी मरुस्थल है, और उस क्षेत्र में बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 57% है, 57-58% है। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मिलियन शहरों की संख्या कितनी है? मिलियन यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को मिलियन सिटीज बोला जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि उस समय झारखंड में कितने मिलियन सिटी थे, यानी मिलियन शहर थे। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने थे? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 3 थे। कौन कौन? जमशेदपुर, धनबाद और रांची। जमशेदपुर, धनबाद और रांची जो थे वो मिलियन सिटी थे। क्वेश्चन नंबर 20, अस्थायी अधिवास का विकास लगभग कब हुआ? तो अस्थायी अधिवास यानी लोगों ने अस्थायी रूप से रहना शुरू कब किया? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल से लोग अस्थायी रूप से बसना स्टार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 21, मानव जनसंख्या मुख्यतः किन भू आकृतिक प्रदेशों के निकट केंद्रित है? तो मैदानी एवं नदी घाटी क्षेत्रों में। जो मानव जनसंख्या है वो मैदानी और नदी घाटी वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक बसी होती है, सघन बसी हुई रहती है। क्वेश्चन नंबर 22, संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिज्म का सिद्धांत किसने दिया? तो OH के स्पेट ने संभाव्यता का सिद्धांत दिया था, प्रोबेबिलिज्म। इस संभाव्यता को प्रसंभववाद भी कहते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है वो H के स्पेट ने दिया था। प्रोबेबिलिज्म संभववाद सिद्धांत को भी बोला जाता है। ये संभाव्यता प्रोबेबिलिज्म इंग्लिश से सेम है लेकिन हिंदी में अलग अलग है, एक है संभववाद और एक है संभाव्यता। तो संभाव्यता का जो सिद्धांत है, सिद्धांत किसने दिया था? वो H के स्पेट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, BS गुहा कौन थे? तो ये एक भारतीय मानवशास्त्री थे। कौन थे? भारतीय मानवशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राष्ट्र कौन है? मोनाको। मोनाको जो है वो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मोनाको में पाया जाता है। मोनाको एक कंट्री है, यूरोप की कंट्री है मोनाको। यदि सूक्ष्म मतलब कि ये बहुत छोटा कंट्री है, बहुत छोटा, अगर छोटा कंट्री लिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हो जाएगा मोनाको। लेकिन अगर बड़ा में गिना जाए, मतलब बड़े राज्य में, नगर राज्य को ना गिना जाए, मतलब छोटे छोटे को ना गिना जाए, बड़ा वाला देश सिर्फ लिया जाए तो उसमें बांग्लादेश आ जाएगा। बांग्लादेश सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 25, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जन्म दर में मृत्यु दर को माइनस कर देंगे। तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर इज इक्वल टू क्या होता है? प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? तो वो है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति की जो जनसंख्या है वो झारखंड में सबसे अधिक है। फर्स्ट में आता है संथाल, सेकंड में आता है उरांव और थर्ड में आता है हो जनजाति। फर्स्ट में संथाल, सेकंड में उरांव और थर्ड में आता है हो जनजाति। तो ये 3 जनजातियां जो झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं, जिसमें फर्स्ट में आता है संथाल। अब 27, क्वेश्चन नंबर 27, मानव भूगोल के जनक कौन है यानी कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के जनक। क्वेश्चन नंबर 28,
एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेडरिक रेटजेल। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसकी थी? तो फ्रेडरिक रेटजेल की। क्वेश्चन नंबर 29, निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म के प्रवर्तक कौन थे? यानी कि जो डिटर्मिनिज्म जो विचारधारा है, निश्चयवाद विचारधारा, वो किसकी है? तो फ्रेडरिक रेटजेल की है। फ्रेडरिक रेटजेल ने इसका प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 30, संभववाद पॉसिबिलिज्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो संभववाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास होगा यहाँ पे, विडाल। तो विडाल डी ला ब्लास थे इनके प्रवर्तक। और अगर पूछा जाए संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लुसियन फेब्रे होगा उसका आंसर। और अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो विडाल डी ला ब्लास। क्वेश्चन नंबर 31, कल्याणकारी दृष्टिकोण क्या है? तो यह मानव कल्याण एवं सामाजिक समानता पर बल देने वाला दृष्टिकोण है। कल्याणकारी दृष्टिकोण क्या है? मानव कल्याण और सामाजिक समानता पर बल देने वाला दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 32, लिंग आधारित दृष्टिकोण क्या है? यानी जेंडर अप्रोच क्या है? तो यह महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक तथा स्थानिक असमानताओं का अध्ययन करने वाला दृष्टिकोण है। ये लिंग आधारित दृष्टिकोण क्या करता है? महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं स्थानिक असमानताओं का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? मानव भूगोल का जो मुख्य विषय है, मतलब मानव भूगोल में क्या अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच का जो परस्पर संबंध होता है ना, पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। मतलब मानव भूगोल की परिभाषा लिखना है। तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है। मानव भूगोल क्या है? भूगोल की शाखा है, क्योंकि भूगोल का दो शाखा है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें से ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया। तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य तथा उसके प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। जो मनुष्य का, उसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है उनके साथ क्या संबंध, उस संबंधों का अध्ययन करता है। कौन? तो मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 35, होमोसेपियंस क्या है? तो ये आधुनिक मानव हैं। जो भी वर्तमान में जो मानव हैं, जैसे हम लोग क्या हैं? होमोसेपियंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मसाई जनजाति का अधिवास क्षेत्र कहाँ है? तो पूर्वी अफ्रीका के केनिया और तंजानिया क्षेत्र जो है वो वहाँ पे मसाई जनजाति का अधिवास है। मसाई लोग कहाँ रहते हैं? पूर्वी अफ्रीका के केनिया और तंजानिया क्षेत्र में रहते हैं। मैप के हिसाब से देखेंगे तो मैप में कहाँ है मसाई लोग? जैसे ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका के पास यहाँ पे जो दिख रहा है केनिया और ये है तंजानिया, तो इसी क्षेत्र में कौन लोग रहते हैं? मसाई लोग रहते हैं। मसाई जनजाति इसी क्षेत्र में, पूर्वी अफ्रीका के केनिया और तंजानिया वाले क्षेत्र में रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, एस्किमो कहाँ रहते हैं? एस्किमो, फर्स्ट था मसाई, अब एस्किमो कहाँ रहते हैं, यानी कि एस्किमो का निवास स्थल कहाँ पे है? तो ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का के टुंड्रा प्रदेशों में। अब ये कहाँ है? इसको भी मैप में देखेंगे। ये जो उत्तर अमेरिका दिख रहा है, तो उत्तर अमेरिका का कौन कौन सा भाग? ये उत्तरी कनाडा का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है उत्तरी कनाडा का क्षेत्र, अलास्का का जो ध्रुवीय प्रदेश है वो, और ये जो ग्रीनलैंड यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीनलैंड का जो तटीय प्रदेश है। तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं इसी प्रदेश में, उत्तरी कनाडा में, ग्रीनलैंड के तटीय प्रदेश में और अलास्का के भी उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में एस्किमो लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बुशमैन कहाँ रहते हैं? बुशमैन जनजाति के लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल, जो कि कहाँ पे? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। तो काला मरुस्थल में रहते हैं, कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन कहाँ रहते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है जो कि बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। मैप में देखेंगे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? ये है अफ्रीका, और अफ्रीका का ये जो भाग है यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। कहाँ पे? यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। देखो नामीबिया ये है, बोत्सवाना और ये साउथ अफ्रीका, यानी ये क्षेत्र में बुशमैन का निवास है, बुशमैन प्रजाति का, बुशमैन जनजाति का निवास है कालाहारी मरुस्थल में, यहीं पे रहते हैं बुशमैन।
बुशमैन जनजाति के लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, कालाहारी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 39 है, पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? पिग्मी जनजाति जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीका के विषुवतीय वनों में पिग्मी पाए जाते हैं। इसका भी लोकेशन देखते हैं। ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका का कांगो बेसिन कहाँ पे है? मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन क्षेत्र जो है वो ये हैं। तो यहाँ पे पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं, क्योंकि कांगो बेसिन, यहाँ पे कांगो देश है और यहाँ पे कांगो नदी बहती है, इसीलिए कांगो बेसिन का क्षेत्र है, यहाँ पे पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? तो हम लोग अभी पढ़े कि बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? कालाहारी मरुस्थल में। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? तो उसका सही आंसर होगा बुशमैन जनजाति। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिरहोर किस राज्य की जनजाति है? तो वो झारखंड की, जो बिरहोर जनजाति है वो झारखंड में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, माल पहाड़िया कहाँ रहते हैं? तो ये जो माल पहाड़िया है, माल पहाड़िया जनजाति वो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में रहते हैं, जो राजमहल क्षेत्र। तो जो संथाल परगना का राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है ना, राजमहल पहाड़ियाँ, तो राजमहल पहाड़ियों में माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, ये सब पहाड़िया जनजाति के ही अलग अलग भाग हैं, माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया। तो पहाड़िया जनजाति लोग राजमहल पहाड़ियों में रहते हैं, संथाल परगना के। क्वेश्चन नंबर 43, उरांव किस भाषा परिवार से है? तो वो द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। उरांव जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनसंख्या वितरण क्या है? तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के स्थानिक फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या किस प्रकार से फैला हुआ है तो उसी को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रवास माइग्रेशन क्या है? मानव समूहों द्वारा अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से जाकर बसने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रवास कहते हैं। तो प्रवास जो है मानव समूहों के द्वारा क्या किया जाता है? अपने मूल निवास स्थान से, जहाँ वे हमेशा रहते थे, तो उनका जो मूल निवास स्थान होता है उसको वो छोड़कर किसी अन्य स्थान पर, किस लिए? अपने अच्छे जीवन शैली के तलाश में किसी अन्य स्थान पर जाते हैं और वहाँ जाकर वे अस्थायी या अस्थायी रूप से बस जाते हैं। तो अस्थायी या अस्थायी रूप से जो बसने की प्रक्रिया होती है उसी को प्रवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, रेवेंस्टीन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रवास यानी माइग्रेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ली का सिद्धांत किससे संबंधित है यानी किससे रिलेटेड है? तो वो भी माइग्रेशन से ही रिलेटेड है, प्रवास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन क्या है? तो नगरीकरण जो है ना, ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर स्थानांतरण तथा नगरों की जनसंख्या और संख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण किसे कहा जाता है? ग्रामीण जनसंख्या यानी गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अच्छे जीवन के तलाश में, मतलब कि जैसे स्टूडेंट्स लोग हायर एजुकेशन के लिए, कुछ लोग जो होते हैं जॉब हो जाता है जिसके कारण उन लोग शहरों में जाकर बस जाते हैं। तो इसी प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर स्थानांतरण और नगरों की जनसंख्या और संख्या में वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। जब गांव के लोग जाकर नगरों में बस जाते हैं तो नगरों में जो जनसंख्या होता है वो बढ़ने लगता है, नगरों की जनसंख्या यानी शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगती है और साथ में शहरों की संख्या भी बढ़ने लगती है। जैसे कि पहले एक शहर था, फिर इसी प्रकार 2 शहर, 3 शहर, इस प्रकार शहरों की संख्या भी बढ़ने लगती है, उसे हम इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मेगा सिटी किसे कहते हैं? तो जिस नगर की जनसंख्या 1 करोड़ या उससे अधिक हो जाए ना, यानी कि 1 करोड़ यानी 10 मिलियन हो या 10 मिलियन से अधिक हो जाए तो उसे मेगा सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मेगा सिटी कहते हैं। अब अधिवास सेटलमेंट क्या है? तो वह स्थान जहाँ लोग अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करते हैं अधिवास कहलाता है। वह स्थान जहाँ लोग अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करते हैं उस क्षेत्र को अधिवास कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 51, ग्रामीण अधिवास क्या है? तो गांव में स्थित मानव बस्तियों को ग्रामीण अधिवास कहते हैं। ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? गांव में जो स्थित मानव बस्तियां होती है उसे ग्रामीण अधिवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नगरीय अधिवास क्या है? तो नगरों या शहरों में स्थित मानव बस्तियों को नगरीय अधिवास कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 है अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक जो हैं वो अधिवास को प्रभावित करते हैं? तो वो फर्स्ट है जल आपूर्ति, दूसरा है भूमि, तीसरा है उच्च भूमि के क्षेत्र, चौथा है गृह निर्माण सामग्री और पांचवा है सुरक्षा। तो जल आपूर्ति कैसे प्रभावित करती है? जिस क्षेत्र में जल की अच्छी आपूर्ति है लोग वहीं पे बसना पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोगों को जल से क्या करना, कृषि भी उन लोग जल से करते हैं। कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है और जल के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। इसीलिए जल आपूर्ति जो है वो अधिवास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। और फिर दूसरा है भूमि। भूमि कैसे प्रभावित करता है? तो जैसे कि भूमि जो होता है उपजाऊ भूमि में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रहने के लिए, तो ऐसे क्षेत्रों में लोग ज़्यादा मतलब कि अधिवास को प्रभावित करता है भूमि भी। अब उच्च भूमि के क्षेत्र, अब कुछ भूमि उच्च भूमि का रहता है और कुछ निचला भूमि रहता है। तो निचला भूमि जो होता है दलदली होता है, दलदली होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में लोग ना रह के लोग उच्च भूमि में रहना पसंद करते हैं। तो उच्च भूमि के क्षेत्र भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अब गृह निर्माण सामग्री कैसे प्रभावित करता है? तो जैसे लोग वहीं पे बसेंगे ना जहाँ पे उन लोग घर बना सकेंगे, और घर बनाने के लिए तो सामग्री चाहिए। तो जिन क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिए आसानी से सामग्री उपलब्ध हो जाती है तो वहीं पर लोग क्या करते हैं, घर बना करके बस जाते हैं। सुरक्षा, अब लोगों को बसने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है सुरक्षा। जहाँ पे लोग सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वहीं लोग बसते हैं, और जो क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहता है वहाँ पे लोग बसते नहीं हैं। तो ये भी जो है वो प्रभावित करने वाला सबसे बड़े कारकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि ग्रामीण अधिवास के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार के ग्रामीण अधिवास होते हैं? तो ग्रामीण अधिवास के टोटल 4 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है प्रकीर्ण बस्तियां, जिसे डिस्पर्स सेटलमेंट्स कहते हैं। दूसरा है सघन बस्तियां, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। तीसरा है संयुक्त बस्तियां, कंपोजिट सेटलमेंट्स। चौथा है अपखंडित बस्तियां, हैमलेटेड सेटलमेंट्स। तो प्रकीर्ण बस्तियां, सघन बस्तियां, संयुक्त बस्तियां, अपखंडित बस्तियां, ये टोटल 4 प्रकार हैं ग्रामीण अधिवास के। क्वेश्चन नंबर 55 है किस महाद्वीप में मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में मानव से रिलेटेड जो जीवाश्म है ना वो सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 प्रजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो प्रजाति शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले जॉन रे ने 1686 ईस्वी में किया था। ये जो है वो सही आंसर है, लेकिन बुक में जॉन फॉक्स 1570 दिया है। क्वेश्चन नंबर 57 कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है? कयाक जो नाव है वो कौन प्रयोग करता है? तो एस्किमो। एस्किमो जनजाति के लोग कयाक नाव प्रयोग करते हैं। छोटा नाव को कयाक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 एस्किमो के वसंतकालीन शिकार को क्या कहते हैं? तो उसे उतोक कहते हैं। एस्किमो के वसंतकालीन शिकार को उतोक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 विवाह को किस जनजाति के द्वारा बपला बोला जाता है? बपला कहा जाता है, तो वो है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के लोग विवाह को बपला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में किस जनगणना वर्ष में ऋणात्मक वृद्धि अनुभव की गई थी? यानी कि किस जनगणना वर्ष में जो मतलब कि भारत में कौन सा ऐसा जनगणना वर्ष है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि अनुभव की गई थी, यानी माइनस में चला गया था जनसंख्या वृद्धि? तो वो है 1921 की जनसंख्या जनगणना। तो 1921 में जो जनगणना हुआ था ना उसमें जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक में दर्ज किया गया था, माइनस में। क्वेश्चन नंबर 61 विश्व में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? तो वो है चाइना। चाइना जो है विश्व में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला देश है, यानी सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या रहती है वहाँ पे। गांव में लोग नहीं रहते बल्कि नगरों में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए नगरीय जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 62 है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? यानी नगरीकृत, तो विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वो सिंगापुर है, जहाँ पे 100% आबादी शहरों में रहती है। यहाँ पे गांव तो है ही नहीं, सारी की सारी आबादी जो है वो सिर्फ शहरों में ही रहती है, इसीलिए विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वो है सिंगापुर। बस इतना ही क्वेश्चन था। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले के जितने भी क्वेश्चन थे सब PYQ से थे और बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं सब PYQ से रिलेटेड हैं, लेकिन हाईली एक्सपेक्टेड हैं, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा।